नमस्कार. आपल्या सर्वांची या विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत. इयत्ता 12वी विज्ञान किंवा ITI पूर्ण केल्यानंतर थेट द्वितीय वर्ष पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी अनेक विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असते. मात्र पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, मेरिट लिस्ट, कॅप राऊंड, महाविद्यालय निवड आणि शिष्यवृत्तीबाबत विद्यार्थी व पालकांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे आणि योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ, प्रवेश प्रक्रिया मार्गदर्शक आणि हजारो विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन करणारे डॉक्टर हमीद शेख सर. सर, आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ दिल्याबद्दल आपले मनपूर्वक स्वागत. आज आपण थेट द्वितीय वर्ष पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. तर चला मग या मुलाखतीला सुरुवात करूया. सर, थेट द्वितीय वर्ष पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे नेमकं काय? तो डायरेक्ट सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक एडमिशन से मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि पॉलिटेक्निक मतलब 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा. 2 साल कब कि अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो, ये एडमिशन लेने के लिए अगर कोई स्टूडेंट 12वीं साइंस पास है या ITI पास है या MCVC से उसने 12वीं किया है, ऐसे बच्चों के लिए एक प्रोविज़न है कि वो डायरेक्ट सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं. फर्स्ट ईयर स्किप करके वो सेकंड ईयर में, और उनका 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो सकता है. इस प्रोसीजर को डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन प्रोसीजर बोला जाता है. सर, ITI विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया कशी असते? म्हणजे ITI आणि 12वी सायन्स उत्तीर्ण जे विद्यार्थी असतात तर ते या प्रवेश प्रक्रियेत कसे सामील होऊ शकतात, किंवा त्यांना कोणत्या विषयात पास असणं गरजेचं आहे, किंवा त्याच्यासाठी काही असा विशेष क्रायटेरिया आहे का की या प्रक्रियेत येण्यासाठी त्यांना तो कंप्लीट करावा लागेल? आता तुम्ही जे विचारलं आहे की या प्रवेश प्रक्रियेत ITI साठी काही विशेष हे आहे का, त्याबद्दल मी सांगू इच्छितो कि 12वीं साइंस स्टूडेंट और ITI और MCVC ये तीनों पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं. इससे पहले एक बात ये बता दूं कि थोड़ा सा 12वीं पास डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट की प्रवेश क्षमता है, या ITI पास कितने बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिट हो सकते हैं, तो एक बात यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जो सेंक्शन इनटेक रहता है ब्रांच का, इस सेंक्शन इनटेक का 10% एडमिशन, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं, ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होती है. अब ये जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री है, 10% ऑफ सेंक्शन इनटेक प्लस जो फर्स्ट ईयर में सीट वैकेंट रह गई, ये सब मिला के सेकेंड ईयर में भरी जाती है. अगर कहीं फर्स्ट ईयर में 60 के साथ एडमिशन है, 60 आउट ऑफ 60, और वहाँ पर सेकेंड ईयर में कोई सीट वैकेंट नहीं है, तो उस केस में उस ब्रांच में 6 ही एडमिशन होते हैं. इन 6 यानी 10% सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि 12th पास 75% स्टूडेंट और ITI पास 25% स्टूडेंट, इस रेशियो के साथ ये होता है. अब रहा बात कि 12th साइंस और फिर ITI, तो ITI में भी एक विशेष बात यह है कि ITI का 2 साल का कोर्स करना कंपलसरी है. मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स हो. 1 साल का अगर किसी ने ITI किया होगा तो वो इस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता. तो इस तरीके से जो है तो इसका एडमिशन का प्रोसीजर होता है. तर माझा एक प्रश्न असा होता सर, जो अनेक पालकांच्या मनात असतो की ITI कुठल्याही ट्रेडमध्ये केला तर त्याला विशेष अशा शाखेतच प्रवेश मिळतो की तो सर्व शाखेसाठी त्याला ॲडमिशनचे पर्याय उपलब्ध असतो? हां, हे पण चांगला प्रश्न आहे. या अगोदर असा होता की ज्या शाखेतून ITI केला त्यामध्येच त्याला पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेश होता. पण मागील काही 2-3 वर्षापासून आता ITI वाल्यांसाठी कोणत्याही ब्रांचमध्ये प्रवेश घेता येते, हे प्रोविजन DTE कडून करण्यात आलेली आहे. किसी भी अगर शाखा में अगर ITI किया, किसी भी ट्रेड के साथ ITI किया, अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ भी किया, तो वो कंप्यूटर के लिए भी एलिजिबल होगा या सब ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होगा. तो अब यहाँ पर ITI के बारे में जो है, ये नहीं रहा कि जिस ट्रेड से ITI किया उसी ट्रेड में जाएगा, बल्कि किसी भी ट्रेड में वो एडमिशन ले सकता है. ये प्रोविजन हो गया है. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यांनी जर इलेक्ट्रिशियन हा ट्रेड केला तर तो सिव्हिल ब्रांचसाठी सुद्धा अर्ज करू शकतो, कॉम्प्युटरसाठी करू शकतो, किंवा त्याची जी इच्छित ब्रांच असेल त्या ब्रांचला प्रवेश घेण्यासाठी तो ॲडमिशन त्याची निश्चित करू शकतो. ओके. आता माझा प्रश्न होता सर 12वी संदर्भात. 12वी विज्ञान फक्त विज्ञान शाखेकरताच डायरेक्ट सेकंड इयर प्रक्रिया आहे का इतर शाखेचे म्हणजे आर्ट आणि कॉमर्सचे विद्यार्थी सुद्धा यामध्ये सामील होऊ शकतात? नाही,
इसमें सिर्फ 12वीं साइंस के स्टूडेंट ही एडमिट हो सकते हैं, और उसमें भी आपको ये बात बता दूं मैं, आर्ट्स कॉमर्स के लिए तो कोई प्रोविज़न है नहीं डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन 12वीं साइंस में भी मैक्सिमम जो ब्रांचेज है इसके लिए मैथ सब्जेक्ट 12वीं में होना कंपलसरी है। एक दो ब्रांचेज ही कोई ऐसी है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है या और कुछ दो चार ब्रांचेज ऐसी है कि जहां अगर मैथ ना हो, केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट भी रहा तो एडमिशन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है इसके लिए 12वीं में मैथ होना ज़रूरी है। ओके. म्हणजे समजा जर एखादा विद्यार्थी ज्याने बायोलॉजी घेतला आहे आणि ज्याचं 12वीला मॅथेमॅटिक्स हा विषय नव्हता, तर तो विद्यार्थी या प्रक्रियेसाठी पात्र नाही असं समजायचं ना? नहीं, या प्रक्रियेसाठी पात्र नहीं असं समझण्यापेक्षा ऐसा बोल सकते हैं हम कि लिमिटेड ब्रांच के लिए ही बायोलॉजी वाला एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, इसके लिए जो है तो मैथ की ज़रूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, इन ब्रांचेस के लिए पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, ऑफिस मैनेजमेंट है, कमर्शियल प्रैक्टिसेस है। इन ब्रांचेस के लिए मैथमेटिक्स ना भी हो, 12वीं बायोलॉजी भी ही है या एमसीवीसी भी है। ये कुछ ब्रांचेस के लिए एमसीवीसी की एलिजिबिलिटी है, पैकिंग टेक्नोलॉजी, ऑफिस मैनेजमेंट, कमर्शियल प्रैक्टिसेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसमें अगर कोई बच्चा एमसीवीसी भी किया है वो भी पात्र होता है। बाकी ब्रांचेस जो कोर ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए 12वीं में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। ओके. म्हणजे विद्यार्थ्यांना एखाद्या विशेष ब्रांचमध्ये जर प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्याला त्या 12वीची पात्रता तपासावी लागेल की या विषयात मी उत्तीर्ण आहे आणि मी ह्या शाखेसाठी अर्ज करू शकतो किंवा नाही. त्यानंतरच तो आपला अर्ज सादर करू शकतो. ओके. त्यांनी आता सदर प्रक्रिया कोणामार्फत राबवल्या जाते सर? ये एडमिशन प्रोसेस भी जो है तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से होता है, और ये प्रोसेस भी ऑनलाइन है। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस कैप जिसको बोला जाता है, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर की भी एडमिशन प्रोसेस कैप थ्रू ही होता है। यहाँ पर भी आपको जो है तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस करनी होती है और उसके थ्रू ही मेरिट लिस्ट जनरेट होती है और ऑप्शन फॉर्म भरने होते हैं, और पूरी जैसी फर्स्ट ईयर की प्रोसेस है। पहले आपको जो है तो एक बेसिक फॉर्म भरना है मेन आपको इसमें आने के लिए, प्रोसेस में आने के लिए। उसके बाद जो है तो आपको मेरिट लिस्ट देखनी है, उसके बाद में फाइनल मेरिट्स देखनी है, और उसके बाद में आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं और तभी आपका एडमिशन होता है। ये सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस वैसी ही है जैसे और कोर्सेज के लिए एडमिशन होती है। या प्रक्रियेत प्रवेशाच्या किती फेऱ्या होतात सर? इसमें भी एडमिशन के लिए चार फेरी है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 4। पहला जो प्रोसेस है ये तो जनरल प्रोसेस है, इसमें आपको जस्ट फॉर्म भरना है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, 12 के मार्क्स, आईटीआई के मार्क्स, या आप बाकी डिटेल्स डाल के, कैटेगरी ये सब डिटेल्स डाल के, ये प्रोसेस हो जाने के बाद आप मेन प्रोसेस में आते हो। उसके बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया तब आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल होते हो, और उस राउंड की 4 फेरी होती है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 4। मतलब फेरी तो वही है जैसे आपको ब्रांच की चॉइसेस डालनी है और आपको एडमिशन लेना है, ऐसे 4 फेरी होती है। म्हणजे समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने अर्ज केला, गुणवत्ता यादीत त्याचं नाव आलं, गुणवत्ता यादीत नाव आल्यानंतर तो पहिल्या कॅपसाठी एलिजिबल झाला, तो ऑप्शन फॉर्म भरेल, नंतर कॅप 1 मध्ये तो एंटर करेल. कॅप 1 मध्ये त्यांनी एंटर केलं तर त्यांनी म्हणजे तो मॅक्सिमम किती ऑप्शन्स त्यामध्ये टाकू शकतो? शाखा कैप की जो प्रोविजन है इसमें भी जैसे फर्स्ट ईयर में है कि 300 ऑप्शंस तक जो है तो एक स्टूडेंट भर सकता है, 300 ऑप्शंस, लेकिन पहला ऑप्शन उसके लिए मैंडेटरी होता है। अगर कैप राउंड 1 में उसने जो ऑप्शन फॉर्म भरा था उसमें का अगर पहले नंबर का ऑप्शन उसको अलॉट होता है, वो कॉलेज या वो ब्रांच अलॉट होती है, तो उस बच्चे को एडमिशन लेना मैंडेटरी होता है। अगर वो वहाँ एडमिशन ना ले तो आगे की प्रोसेस से बाद हो जाता है, बाहर हो जाता है। पहिल्या फेरीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी ऑप्शन फॉर्म भरला, परंतु त्याला कुठलीही शाखा किंवा प्राधान्यक्रम मिळाला नाही, त्यांनी काय केलं पाहिजे? जब अगर पहले राउंड में उसको ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद कोई ब्रांच नहीं मिलती है तो उसने अगले राउंड के लिए जाना है, ठीक है ना। अगले राउंड में वो फॉर्म भरना है। अगले राउंड से पहले उसके लिए बेटर ये होगा कि वो ये देखे कि पहले राउंड में किन कॉलेजेस में सीट वैकेंट है और वहाँ का कट ऑफ क्या है, उसके हिसाब से चॉइसेस अगर चेंज करता है, ऑप्शंस चेंज करता है, तो ये भी एक बात है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है
कि अगर किसी कॉलेज में जो है तो किसी ब्रांच में अगर सीट वैकेंट ना भी दिखाता हो तब भी वो स्टूडेंट ने वो ऑप्शन डालना है या डाल सकता है, क्योंकि अगर वो ब्रांच जिस बच्चे को मिली है उसने अगर अपग्रेडेशन में कोई दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होता है तो वो सीट ऑनलाइन प्रोसेस में अगर वैकेंट होती है तो वो बच्चे को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कॉलेज में पहले राउंड में कोई सीट वैकेंट न दिखाए तो उसने ऑप्शन डालना नहीं, वो भी ऑप्शन डाल सकता है, लेकिन अच्छा उसको कहीं से मिल जाए इसके लिए थोड़ा सा उसका अगर ऐसा रिसर्च रहा कि कहाँ कहाँ किन किन कॉलेजेस में वैकेंट सीट्स है तो उस हिसाब से अगर ऑप्शंस डाले तो ज़्यादा बेटर होता है। म्हणजे ज्या संस्थेत रिक्त जागा आहेत त्या ठिकाणी जर त्याने त्याचा ऑप्शन टाकला तर त्याला तिथे ऍडमिशन मिळण्याचे चान्सेस वाढतात. वाढतात. तर यानंतर माझा एक प्रश्न होता सर, की ज्या विद्यार्थ्यांना त्याने ऑप्शन फॉर्म भरला, त्याला कुठलं तरी कॉलेज अलॉट झालं, तर त्या ठिकाणी जाऊन त्याला ऍडमिशन घेणं कंपल्सरी आहे की तो आणखी कुठल्या फेरीत जाऊ शकतो? नाही, आपण पहिली फेरीबद्दल बोलू, पहिल्या फेरीबद्दल बोलू शकता. विद्यार्थ्यांना जर पहिला ऑप्शन अलॉट झाला त्यांना ॲडमिशन घेणे कंपल्सरी आहे. जर विद्यार्थ्यांनी त्या शाखेत ॲडमिशन घेतलं नाही ते प्रवेश फेरीतून बाद होणार है, ठीक है ना. याशिवाय या व्यतिरिक्त अगर स्टूडेंट को दूसरे नंबर का ऑप्शन मिलता है, सेकंड ऑप्शन अलॉट होता है और स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सेकंड ऑप्शन के अलावा मुझे जो पहला ऑप्शन है उसी ऑप्शन पे मुझे एडमिशन ज़्यादा ठीक है, तो उसने उस राउंड में बेटरमेंट करके छोड़ना होता है. बेटरमेंट करके छोड़ने से मतलब ये है कि उसने उसकी जो प्रोसेसिंग फी है वो भर के अगर वो बेटरमेंट करके छोड़ा है तो अगले राउंड के लिए वो एलिजिबल होता है, वो फॉर्म भर सकता है, वहां फिर से वो ऑप्शंस चेंज कर सकता है और जो ऑप्शंस उसने चेंज किए हैं उन ऑप्शन में से अगर ऊपर का कोई ऑप्शन उसको मिलता है तो ये ऑप्शन जो उसने पहले बेटरमेंट में किया है ये उसका छूट जाएगा और ऊपर का ऑप्शन उसको मिल जाएगा. लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली उसको ऊपर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो जो ऑप्शन उसको पहले राउंड में मिला था उस पर उसका प्रवेश का जो हक है, एडमिशन का जो हक है वो उस पर कायम रहता है, वो सीट उसको अलॉट रहती है. अच्छा, म्हणजे विद्यार्थ्यांना एक अतिरिक्त संधी मिळते त्या परिस्थितीत. त्यांनी जर पहिली सीट त्याला मिळालेली असेल तर त्यावर त्याचा दुसरी सीट मिळण्यापूर्वीपर्यंत हक्क अबाधित राहतो. दुसरी सीट मिळाली तशी ही त्याची जागा निघून जाईल आणि त्याला दुसरी जी जागा त्याच्यापेक्षा बेटर मिळालेली आहे त्याच्यावर तो आपली ऍडमिशन करू शकतो. चला, शासनाने चांगली संधी उपलब्ध करून दिली. और भी ऐसे बता दूं मैं कि जैसे पहले राउंड में पहले नंबर का ऑप्शन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वैसे ही दूसरे राउंड में 3 ऑप्शंस कंपलसरी है. अगर वो दूसरे राउंड में जाता है तो अब जरूरी है कि उसने पहले 3 ऑप्शंस वही भरने हैं कि जहां उसको एडमिशन लेनी है, कंफर्म करनी है, क्योंकि सेकंड राउंड में अगर उसको 3 ऑप्शन में से कोई ब्रांच मिलती है, अगर उसने वहां एडमिशन नहीं लेता है तो फेरी से बाद हो जाएगा, अगले फेरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा. वो 3 ऑप्शन के बाद के अगर ऑप्शन मिलते हैं फिर वो बेटरमेंट करके थर्ड राउंड को जा सकता है, या किसी ने बेटरमेंट नहीं भी किया तब भी वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होता है, उसको फिर थर्ड राउंड के लिए फॉर्म भरना है फिर से. वैसे ही थर्ड राउंड में जाने के बाद उसने जब ऑप्शंस भरने 300 ऑप्शन फिर भी भर सकता है, वहां पे पहले 6 ऑप्शंस उसके लिए कंपलसरी है. यानी उसने ये सोच विचार के 6 ऑप्शंस भरने हैं कि उन 6 ऑप्शंस में से कोई उसको मिलता है थर्ड राउंड में तो वहां पे उसको सीट लेना कंपलसरी है. अदरवाइज जो है अगर उसने वहां एडमिशन नहीं लिया तो वो अगले राउंड के लिए नहीं जाएगा. इसके साथ अगर उसको 6 के नीचे का कोई ऑप्शन मिलता है और फिर वो चाहे कि चौथे राउंड में जाना है तो वो चौथे राउंड में भी जा सकता है और चौथे राउंड में उसको जो भी सीट मिलती है वहां पर उसको अब एडमिशन लेना ही है, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन कोई राउंड है नहीं. अच्छा, तो चौथे राउंड में सारे ही ऑप्शंस जितने उसने भरे वो कंपलसरी होते. म्हणजे पहिल्या फेरीकरता पहिला प्राधान्यक्रम, दुसऱ्या फेरीकरता पहिल्या 3 प्राधान्यक्रम, तिसऱ्या फेरीकरता पहिले 6 प्राधान्यक्रम आणि चौथ्या फेरीकरता तुम्ही टाकलेले सर्व पर्याय यामध्ये जर तुम्हाला प्रवेश मिळाला तर तुम्हाला त्या संस्थेत त्या कोर्सला ऍडमिशन घेणं क्रमप्राप्त आहे. ओके सर, या प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्याला प्रवेशाची नोंदणी करताना कुठले कुठले कागदपत्र आवश्यक असतात? हो, आता ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जनरली जो है तो तुम्हारे एकेडमिक्स में अगर 12वीं के बेस पर अप्लाई कर रहा है तो 12वीं की मार्कशीट लगती है, ठीक है ना, टीसी लगती है और कास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है अगर SC ST का कैंडिडेट है तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट्स है. इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज है चाहे OBC हो, NT हो, VJ हो, SCBC हो, इन सब के लिए जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ नॉन क्रिमिनल लगता है. इसके अलावा एक जो रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट होता है EWS कोटे के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए EWS का सर्टिफिकेट लगता है. एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है कि ITI पास स्टूडेंट को ITI की मार्कशीट तो लगती है लेकिन ITI से TC नहीं मिलती बच्चों को, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास TC तो जो है तो 10वीं की है ITI के बेस पर,
तो आईटीआई के टीसी का प्रोविजन ये रहता है कि आईटीआई जब बच्चा पास होता है तो अपनी टीसी ना देते हुए उसी पुरानी टीसी पर वो स्टैंप लगा के देता है आईटीआई पास है। तो उसके लिए 10वीं की जो टीसी है उसके पास जो पुरानी टीसी है वही टीसी उसने अपलोड करनी होती है। आईटीआई की कोई अलग से टीसी देने की गरज नहीं होती है। सर, या ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये साधारणतः विद्यार्थ्यांना किती शुल्क भरून प्रवेश मिळतो आणि ते शुल्क भरताना त्याला शासनाची कुठली स्कॉलरशिप मिळते का? म्हणजे स्कॉलरशिप नावाचा फॅक्टर इथे लागू आहे किंवा कसं? हाँ ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है और गार्जियन को इस बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग इस बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि जो फीस है, फीस का प्रोविज़न कुछ लोगों के पास होता नहीं है, गरीब लोग अगर कोई रहे तो उनके लिए। तो यहाँ बता दूँ कि मैंने पहले भी ये बात बता चुका था पिछले इसमें पॉडकास्ट में कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो मैक्स फीस रहती है वो 7,750 होती है। वैसे ही जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वहाँ पे 9,750 होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी वेरी करती है कॉलेज के स्टेटस के हिसाब से 40 से 70,000 की रेंज में। लेकिन चूंकि आजकल प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस ये है कि उनको जो फी रिएम्बर्समेंट होता है स्कॉलरशिप के थ्रू, तो बच्चों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो फी का कंसेशन देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि SC/ST का अगर बच्चा है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो उसको सिर्फ डेवलपमेंट फ़ी भरनी होती है और वो जो 500-550 रुपये जो एडिशनल फी 700-750 यानी टोटल 1700-1800 रुपये फीस में उसका एडमिशन होती है। एडेड कॉलेज में ऐसे 3-1 हज़ार रुपये में। और वैसे ही अगर SC/ST का बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहे तो कॉलेज की डेवलपमेंट फ़ी भर के ही उसको एडमिशन मिलती है। और कॉलेज की डेवलपमेंट फ़ी का भी एक याद रखो कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 5 से 7 हज़ार की रेंज में डेवलपमेंट फ़ी होती है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो SC/ST के बच्चे को तो कहीं भी अगर उसने एडमिशन लिया, गवर्नमेंट में लिया तो 1-2-3 हज़ार रुपये और प्राइवेट में लिया तो 5-7 हज़ार में एडमिशन होती है। इसके अलावा एक बड़ी बात बता देता हूँ कि पिछले 3 साल से जो गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए जो फ्री एजुकेशन किया है, इसके अंडर में OBC, EWS और SEBC इस कैटेगरी की जो गर्ल्स है, इन लड़कियों को 0 फी पर एडमिशन देने की जो है तो GR सर्कुलेट हुए है और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है। इन कैटेगरी की लड़कियों को आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सिर्फ डेवलपमेंट फ़ी भर के ही आपको एडमिशन मिलता है। मतलब वही जितना SC/ST को लगता है वो फीस में। इसके अलावा जो EWS और EBC वगैरह के कंसेशन है तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होते हैं। गवर्नमेंट में तो ये सारे कंसेशन हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे देते हैं, लेकिन प्राइवेट में हो सकता है कि 50% फी उनसे ले और बाद में रिम्बर्स करें। स्कॉलरशिप तो करीबन समाज के हर स्टूडेंट को मिलती है। सिर्फ उसकी कंडीशन एक यही है कि उसके गार्जियन का इनकम 8 लाख से ऊपर ना हो, क्योंकि 8 लाख से ऊपर इनकम रहने वाले को तो कास्ट का कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है और स्कॉलरशिप के भी बेनिफिट नहीं मिलते हैं हर सेक्शन को। और यहाँ पे मैं एक बात थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँ, जहाँ स्कॉलरशिप की बात आई है, खासकर लड़कियों के लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जो NSP स्कॉलरशिप होती है, इसमें लड़कियों को 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। और इस मौके से मैं एक खास बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती पिछले कुछ सालों से जो हमारे इस स्टूडेंट सेक्शन के कलर के आतिश पवार, उसके एफर्ट से और उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे और अब के जो प्रिंसिपल है, इनके खास ध्यान देने से हमारे कॉलेज के साल को करीबन 100 से 150 लड़कियों को ये 50,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से होती है। लाखों रुपए स्कॉलरशिप बच्चों को, एक स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में इलेक्ट होता है, उसके लिए सिलेक्ट होता है, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी उसको यानी एक बच्चे को 3 साल की 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र में टॉप रैंकिंग है इस स्कॉलरशिप्स में। तो ये सिर्फ जो एफर्ट्स है, ये हमारे स्टूडेंट सेक्शन के क्लर्क और वहाँ के ऑफिस के एफर्ट्स की वजह से ये सब चीज़ें होती है। तो ऑलमोस्ट बच्चों को एक मिनिमम फीस या 0 फीस भी अगर बोले, इतना 2-3 हज़ार का तो आजकल कोई वो नहीं रहता है, 0 फीस के साथ एजुकेशन मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओके सर, ये प्रोसेस में रिजर्वेशन रहता है या कैसा, मतलब कैसे वर्कआउट होता है? हाँ, एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 6 सीट लेना है। लेटरल एंट्री की डायरेक्ट सेकेंड ईयर में 6 सीट होती है। अब इन 6 सीट्स में भी रिजर्वेशन होता है। पहला रिजर्वेशन तो मैंने आपको बता दिया 75-20%।
75 जो है तो 12वीं साइंस के बच्चों को, और 25% जो है तो ITI के। इस रिजर्वेशन में भी अब जो 12th साइंस है उसके अंदर भी 2 रिजर्वेशन है। पहला होम डिस्ट्रिक्ट, अदर होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट 70%, अदर होम डिस्ट्रिक्ट 30%। अब वो जो 70% होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी रिजर्वेशन है 50-50, 50% कास्ट रिजर्वेशन, 50% ओपन। तो कास्ट के रिजर्वेशन वैसे ही हैं जैसे और तरफ एडमिशन्स के होते हैं, SC का, ST का, OBC का, NT का, VJ का, इसके अलावा EWS का रिजर्वेशन। ये सारे रिजर्वेशंस भी इसमें फॉलो होते हैं ऑनलाईन प्रोसिजर में, और रिजर्वेशन के हिसाब से एडमिशन मिलते हैं। सर, आपण या कॅप प्रक्रियेबद्दल बोलले, तर खाजगी संस्था आणि शासकीय संस्था दोन्हीसाठी विद्यार्थ्यांना एकच अर्ज करावा लागेल की प्रत्येक संस्थेसाठी वेगवेगळा अर्ज भरावा लागेल? नाही, हां, हे महत्त्वाची सूचना मी इथे देणार विद्यार्थ्यांना की हे फॉर्म भरताना तुम्हाला फक्त एकच फॉर्म भरायचे आहे। पूर्ण महाराष्ट्रमध्ये कोणत्याही कॉलेजमध्ये जर विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांना फक्त एक फॉर्म भरायची गरज है। एक फॉर्म भर के ही महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में वो अप्लाई। मैंने बताया आपको कि एक वक्त में एक स्टूडेंट 300 ऑप्शन भर सकता है। एक फॉर्म भर दिया, 300 कॉलेज की चॉइसेस ले सकता है या 300 ब्रांचेस की चॉइसेस ले सकता है। अगर बच्चा एक से ज़्यादा फॉर्म भरता है तो उस वक्त में उसको तकलीफ हो सकती है कि उसका फॉर्म डुप्लीकेट होने की वजह से कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में वो फॉर्म नहीं रिफ्लेक्ट होता है। एक उनके लिए सूचना ये है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरो। आप किसी कॉलेज से भरो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भरो, किसी इंटरनेट कैफे से भरो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भरो, आपको हर कॉलेज के लिए अलग से कोई फॉर्म भरने की गरज नहीं है। एक फॉर्म पूरे प्रोसेस के लिए काफ़ी है। ओके सर, द्वितीय वर्ष पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आपला काही अंतिम संदेश? डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एडमिशन लेने के लिए जो इच्छुक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ये 12वीं पास है। मैक्सिमम इसमें 12वीं साइंस है। ITI वालों के लिए तो यही ऑप्शन बचता है, अगर इंजीनियरिंग में आना है तो उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर। लेकिन बहुत से बच्चे जो उधर CET में 12वीं में मैथ और जो CET होती है उसकी इंजीनियरिंग के, उसमें अगर कोई स्कोर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, किसी वजह से, हो सकता है कि कभी एग्जाम में कम ज़्यादा ऊंच नीच हो जाए, बच्चे अच्छे भी हो लेकिन ऊंच नीच हो जाए, अगर ये स्टूडेंट वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उनको एक बेहतरीन चांस यहाँ पर मिलता है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड ईयर में एडमिशन लेके डिप्लोमा कंप्लीट करके 2 साल में फिर BE में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि 1 साल का ड्यूरेशन का फ़र्क गिर जाता है, लेकिन कम से कम जो लॉस हुआ है उसका CET में, उसके हिसाब से वो नहीं हो कि यहाँ पर एक मार्गदर्शन। तो ये एक बच्चों के लिए ये है कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो और CET के या किसी अच्छे कॉलेज में चॉइसेस नहीं मिलने की वजह से अगर कोई अड़चन है या किसी को फाइनेंशियल अड़चन है, चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा है। गवर्नमेंट के कॉलेज इंजीनियरिंग के महाराष्ट्र में 10-12 कॉलेजेस है। इसके अलावा बच्चे को कहीं प्रॉपर जगह एडमिशन नहीं मिलता है और लोकेलिटी में एडमिशन लेना है तो पॉलिटेक्निक थ्रू भी वो इंजीनियरिंग कर सकता है। पहले पॉलिटेक्निक कर ले और फिर जो है तो इंजीनियरिंग करे। आपण आज द्वितीय वर्ष पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेबाबत अत्यंत सविस्तर व उपयुक्त माहिती दिली। विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली। आपला अमूल्य वेळ आणि मार्गदर्शन यासाठी आपले मनपूर्वक धन्यवाद। हा कार्यक्रम घेण्यासाठी संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर बोराडे सर यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावरून वेळोवेळी तपासत राहा। आवश्यक कागदपत्रे प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान तयार ठेवा आणि योग्य नियोजन करून आपला प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हा। आजचा कार्यक्रम आपल्या सर्वांना उपयुक्त वाटलाच असेल अशी आशा आहे। पुन्हा भेटूया अशाच एका माहितीपूर्ण विषयासह। धन्यवाद।